ओके। हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बोला था, अपने एक सीरीज ला रहे हैं जिसके अंदर हम नीट लेवल तक की बायो पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर हम जूलॉजी से स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम जूलॉजी के पहले चैप्टर की। चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें हम सबसे पहले, तो सबसे पहले हमें समझना है वर्ड रिप्रोडक्शन क्या होता है। आप जब देखोगे रिप्रोडक्शन तो इसमें दो वर्ड आ रहे, फर्स्ट वन री एंड सेकंड इज प्रोड्यूस और फिर है शन। री मीन्स होता है वापस, अगेन। प्रोड्यूस मीन्स होता है प्रोड्यूस करना, बनाना। और शन, जहां पर भी वर्ड शन आए इसका मतलब होता है कोई प्रोसेस या फिनोमिना जो हो रहा है। तो एक साथ पढ़े तो वापस प्रोड्यूस करने की प्रोसेस रिप्रोडक्शन होती है। एक्चुअल में हम डेफिनेशन वाइज पढ़े तो रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ नाम ही हमें सब कुछ बता रहा है कि कोई ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर वापस कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होता है, कुछ ना कुछ बनता है। तो डेफिनेशन वाइज हम बात करें तो हम कह सकते हैं एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक नए जीव को प्रोड्यूस करते हैं और वो जीव होता है वो उस पेरेंट की जैसा होता है, इसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो क्या है, दैट प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू दैट। यहाँ सिमिलर टू दैट बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ते हो वहां पर भी बताया गया है कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो उस प्रोसेस में कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। यहां पर हम बात करें रिप्रोडक्शन की तो रिप्रोडक्शन ब्रॉडली दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज सेक्सुअल एंड अदर इज ए सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं मैं तो ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर मेनली दो बातें होती हैं। पहली, गैमीट सेल का फॉर्मेशन होता है और दूसरा, ये जो गैमीट सेल होती है इनका मिक्सिंग, इनका फ्यूजन होता है। तो हम क्या बोलेंगे डेफिनेशन वाइज, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर गैमीट सेल बनती भी है और बनने के साथ साथ उनके अंदर फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन या मिक्सिंग होता है, उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर ये फिनोमिना नहीं होता है। हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो जनरली ये जो होता है बाई पेरेंटल होता है। बाई का मीन्स क्या होता है, दो, और पेरेंटल मतलब पेरेंट्स, यानी जनरली ये दो पेरेंट्स के बीच में होने वाली प्रोसेस होती है। एक बात ध्यान रखना, यहां पर मैंने जनरली वर्ड यूज किया है, यहां मैंने ऑलवेज नहीं कहा, यहां मैं बोल रहा हूं जनरली। वर्ड जनरली इसलिए यूज करना जरूरी है क्योंकि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो और वो बाई पेरेंटल हो ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्लास 11th एनिमल किंगडम अगर याद हो तो उसमें आपने देखा होगा ओरिफेरा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस और एनिलिडा। ये ऐसे फाइलम है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है लेकिन इनके अंदर सेक्स सेपरेट नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हर बार बाई पेरेंटल प्रोसेस हो ये जरूरी नहीं हो, इसीलिए हमने यहां लिखा है जनरली ये बाई पेरेंटल प्रोसेस होती है। वहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो ये हमेशा और हमेशा कैसी होती है, यूनिपेरेंटल प्रोसेस होती है। वर्ड यूनि का मतलब होता है एक या सिंगल, और पेरेंटल मींस पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, यानी सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो ऐसी प्रोसेस होती है। यहां मैं नेक्स्ट बात करूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, वहीं एसेक्सुअल प्रोसेस सिंपल होती है। कैसे, समझो इस बात को। मान लेते हैं कि मैं सेक्सुअल के अंदर ह्यूमन की बात करता हूं, सेक्सुअल का एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पर ह्यूमन को। ह्यूमन के अंदर क्या होगा, पहले गैमीट सेल बनेगी, जैसे यहां पर बात कर सकता हूं मैं स्पर्म और एग सेल। पहले ये बनेगी और बनने की प्रोसेस होगी गैमेटोजेनेसिस, फिर बनने के बाद इनका फ्यूजन होगा, फ्यूजन मींस फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से बनेगा जाइगोट। ये जो जाइगोट होता है ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है। इस जाइगोट के अंदर एक स्पेशल टाइप का डिवीजन होता है, स्पेशल टाइप का माइटोसिस होता है जिसको हम बोलते हैं क्लीवेज। और क्लीवेज होने के बाद में ये 1 सेल टू 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 इस टाइप से सेल बनाता है, जिसमें यहाँ पर बीच में एम्ब्रियो बनता है।
और एम्ब्रियो डायरेक्टली एम्ब्रियो बनता है ऐसा नहीं होता है। जाइगोट से पहले मोरूला, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुला और फिर एम्ब्रियो बनता है। ये एम्ब्रियो भी बाद में क्या होगा, जब इस एम्ब्रियो के अंदर इसके हाथ पैर और अंगुलियां आ जाएगी तब इस एम्ब्रियो को हम फीटस बोलते हैं। और जब इस फीटस की डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी के बाद में इस फीटस को हम बोलते हैं बेबी। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो प्रोसेस होती है ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। वहीं एसेक्सुअल के अंदर में अमीबा का एग्जांपल लेता हूं तो देखिए ये अमीबा सेल है, इसके अंदर पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ। कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस मीन्स होता है डिवीजन, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो 1 से 2 न्यूक्लियस बन गए। अब जब 1 से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे तो अब क्या होगा, इनके अंदर साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस मीन्स सेल साइटोप्लाज्म का डिवीजन, और डिवीजन होने के बाद सिंपली क्या होगा, यहाँ पर 1 से 2 अमीबा सेल बन जाएगी। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर केवल 2 स्टेप इन्वॉल्व है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ और उससे 2 डॉटर सेल बन गई। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, इसलिए हम बोलते हैं ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है और ये सिंपल प्रोसेस होती है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर बात करूं मैं, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था ये मोर टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, जबकि एसेक्सुअल लेस टाइम टेकिंग प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल मैं ह्यूमन की बात करूं तो अप्रोक्सीमेट इसके अंदर 9.5 मंथ का टाइम लगता है। वहीं यहाँ पर अमीबा की बात करूं तो अप्रोक्सीमेट 2 डेज के अंदर सब कुछ हो जाता है, सब कुछ 2 दिन के अंदर हो जाता है। नेक्स्ट बात करो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जेनेटिक वेरिएशंस आती है, तो इसमें वेरिएशन प्रेजेंट होती है। वेरिएशन का रीजन क्या होता है, तो आप जानते हो जो वेरिएशन होती है ये आप पढ़ चुके बेटा, मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की, पैकाइटिन स्टेज। पैकाइटिन स्टेज में आपने पढ़ा होगा कि एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रिकॉम्बिनेज। ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्या करवाता है, क्रोमोसोम के अंदर रिकॉम्बिनेशन करवाता है और रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही वेरिएशंस आती है, तो ये ध्यान रखना। वहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो इसके अंदर किसी भी टाइप की वेरिएशन नहीं होती है, और क्योंकि वेरिएशन नहीं होती है इसीलिए जो बच्चे होते हैं वो एग्जैक्टली पेरेंट जैसे दिखते हैं। सेकंड थिंग, वो बच्चे आपस में भी एक जैसे दिखते हैं, तो इसलिए हम उनके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं आइडेंटिकल, हम यूज कर सकते हैं डुप्लीकेट, हम वर्ड यूज कर सकते हैं क्लोन। तो ये पूरा एक जनरल आइडिया था रिप्रोडक्शन के बारे में। यहां पर आपकी न्यू एनसीईआरटी की बात करूं तो वहां से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर हटा हुआ है। ये रीजन था कि यहाँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पहले मुझे रिप्रोडक्शन का आपको आइडिया देना पड़ा कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, ये किस टाइप का है, क्या क्या उनके अंदर मेनली डिफरेंस मिलते हैं। अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो कि होगा हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर। ओके, देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि हमारा चैप्टर का स्टार्टिंग हो चुका है यहाँ से। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हम बेटा, वो है हमारा सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। एनसीईआरटी की बात करूं मैं आपके, तो आपकी एनसीईआरटी बीच बीच में चैप्टर में बताती है कि कौन कौन से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। यहां पर मैं बात करूं तो इन सबको एक साथ हम पढ़ने जा रहे हैं ताकि हमको इजी रहे कि कौन से प्राइमरी होते हैं, कौन से सेकेंडरी होते हैं, प्राइमरी क्यों प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी क्यों सेकेंडरी होते हैं। यहां पर सबसे पहले बात करें सेक्स ऑर्गन की, तो इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मेन सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या नेसेसरी सेक्स ऑर्गन। बेटा ऐसे सेक्स ऑर्गन है जो कि 2 काम करें उनको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या फिर मेन सेक्स ऑर्गन। क्या काम करेंगे, पहला वो गैमेट सेल को प्रोड्यूस करेंगे, दूसरा वो मेन हार्मोन को सीक्रेट करेंगे। गैमेट सेल के अंदर हम जानते हैं एक सेल होती है जो कि होती है हमारी स्पर्म सेल, और एक सेल होती है हमारी एग सेल। हालांकि एग सेल रियल में नहीं होती है, लेकिन क्योंकि मैंने अभी तक आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाए नहीं है जो कि हमारा सेकेंडरी oocyte का, एक्चुअल में यहाँ पर सेकेंडरी oocyte होती है गैमेट सेल, लेकिन क्योंकि हमने अभी तक नहीं पढ़ा है इसलिए हम क्या मान के चलेंगे, एग सेल।
तो गैमीट सेल कौन सी होगी, स्पर्म सेल और एग सेल। सेकंड में बात करूं यहाँ पर मेन हार्मोन, मेन हार्मोन कौन से हार्मोन होते हैं बेटा, वो हार्मोन जो कि मेल से या फीमेल से निकलते हो, फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वही होंगे जो कि गैमीट सेल को प्रोड्यूस करेंगे और मेन हार्मोन का सिक्रेशन करेंगे। यहां पर मैं बात करूं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की, तो मेल के अंदर वो टेस्टिस होते हैं और फीमेल के अंदर ओवरी होता है। टेस्टिस क्या करता है, ये स्पर्म सेल को प्रोड्यूस करता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। वहीं पर फीमेल की बात करूं तो इसकी जो ओवरी होती है वो एग सेल, मैं वापस बोल रहा हूं एक्चुअली में एग नहीं, ये सेकेंडरी oocyte आता है, लेकिन क्योंकि मैंने अभी तक आपको फॉलिकल का डेवलपमेंट समझाया नहीं है तो एग सेल ही मान के चलेंगे। एग सेल और वो हार्मोन कौन सा सिक्रेट करती है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को सिक्रेट करती है। तो इस तरह से टेस्टिकल्स और ओवरी जो होती है ये हमारी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है। यहाँ पर मैं बात करूं नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंडरी एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन की, तो ये वो सेक्स ऑर्गन होते हैं जो कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन में। ध्यान रखना ये सॉरी ये हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन में। मैं बात करूं यहाँ पर मेल की या फीमेल की, तो इसके अंदर ब्रॉडली तीन ही चीजें आती हैं। एक आती है आपकी ट्यूब्स, सेकंड नंबर पर आती है ग्लैंड्स और उसके बाद में एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये तीन चीजें ऐसी होती है जो मेल और फीमेल दोनों में मिलती है और ये क्या करती है, स्पर्म सेल और एग सेल को मिलाने का काम करती है। यहाँ पर ट्यूब की बात करूं तो मेल के अंदर होती है ट्यूबुली रेक्टाई, रेटेटेस्टिस, वास इफ्रेंसिया, इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंसिया। वहीं ग्लैंड की बात करूं तो इसके अंदर सेमाइनल वेसाइकल आती है, प्रोस्टेट ग्लैंड आती है और बल्बो यूरेथ्रल या काउपस ग्लैंड आती है। मेल के अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करूं तो मेल के अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है बेटा पेनिस वाला पार्ट। वहीं फीमेल की बात करूं तो फीमेल के अंदर ट्यूब होती है फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स और इंटरनल वेजाइना। आपकी एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि जो सर्विक्स और इंटरनल वेजाइना होती है इसको एक साथ हम बोलते हैं बर्थ केनाल। इनको एक साथ हम क्या बोलते हैं, बर्थ केनाल। वो क्यों बोलते हैं, देखो एक्चुअल में क्या होता है, ये यहां पर फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये सर्विक्स वाला पार्ट है और ये इंटरनल वेजाइना है। एक्चुअल में क्या होता है, जब बेबी आता है तो बेबी इस जगह पर कहीं पर इम्प्लांट हो जाता है, वो बेबी डेवलप होता है और उसके बाद में जब उसकी डिलीवरी होती है तो वो इसी पाथ को पास करता है। तो यहाँ पर वो सर्विक्स और इंटरनल वेजाइना को पास करता है, इसलिए इन दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल बोलते हैं। वहीं फीमेल के अंदर ग्लैंड की बात करते हो वो बार्थेलियन ग्लैंड होती है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करते हो वो अपना वेजाइना होता है। बेटा कुछ जगहों पर बच्चों को डाउट रहता है और एम्स 2018 का एक क्वेश्चन है, पूछा गया था कि जो मेमोरी ग्लैंड होती है, इस मेमोरी ग्लैंड के बारे में पूछा गया था। एक्चुअल में क्वेश्चन यू था जिसके अंदर आपको बताना था कि कौन सा जो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है। ऑप्शन में कुछ ये थे और एक पूछा कुछ यू गया था कौन सा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं है, जिसके अंदर यहां से और ये कुछ ऑप्शन था, आपका वहां राइट ऑप्शन जाना था मेमोरी ग्लैंड। बेटा ध्यान रखना सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड फर्टिलाइजेशन में कोई हेल्प नहीं करता, ये तो बस काम आता है डेवलप होने तक जो बेबी है उसको फीडिंग करवाने में, बेबी को न्यूट्रिशन देने में, और इसका कोई काम नहीं है। ध्यान रखना इस चीज को, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं है। हाँ ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जरूर है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जरूर है, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं है। ये अपना सेक्स ऑर्गन के बारे में कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में।
चलो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बेटा, जो कि है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले स्क्रोटम सेक के बारे में। स्क्रोटम सेक की बात करूं बेटा, आपकी एनसीईआरटी कहती है स्क्रोटम सेक जो होती है ये एब्डोमेन कैविटी की या एब्डोमेन रीजन की एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, जो कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लेदर का बना होता है। यहां पर हम बात करें तो ये स्क्रोटम सेक होता है। एक स्क्रोटम सेक के अंदर आप देख पा रहे हो 2 टेस्टिकल्स होते हैं। ये स्क्रोटम सेक जो होता है अंदर से एक सेप्टा होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटल सेप्टा, जिसकी हेल्प से दोनों आपस में बटे रहते हैं। इस स्क्रोटम की बात करूं बेटा, इसके अंदर 2 टाइप की मसल्स होती है, जो कि हमारी डार्टोस मसल और क्रीमेस्टर मसल। आपकी एनसीईआरटी के अंदर डार्टोस मसल और क्रीमेस्टर मसल नाम मेंशन नहीं है, लेकिन ये दोनों जो मसल्स होती है इसके फंक्शन के बारे में दिया हुआ है। आपकी एनसीईआरटी कहती है जो स्क्रोटम सेक होता है ये हेल्प करता है इन टेस्टिकल्स का टेम्परेचर मेंटेन करने में। और कितना टेम्परेचर रखते हैं हम? टेम्परेचर रखते हैं यहाँ पर हम टेम्परेचर रखते हैं बेटा, देखो बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये स्क्रोटम से क्या करता है, इससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रखता है, यानी 34.5 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बनाए रखने में हेल्प करता है। एक्चुअल में इस लाइन को एक बार समझने की कोशिश करते हैं, एनसीईआरटी ये लाइन कहना क्या चाहती है। देखो ये स्क्रोटम सेक के अंदर दोनों मसल से डार्टोस मसल और क्रीमेस्टर मसल। यहां पर आप देख पा रहे हो सबसे पहली जो लेयर बन रही है ग्रीन कलर से, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया होता है, ये है डार्टोस मसल, और जो पिंक कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है बेटा ये है हमारी क्रीमेस्टर मसल। ये मसल टेस्टिकल्स को भी कवर करके रखती है। अब क्या होता है, जब विंटर का टाइम होता है, जब हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत कम होता है, अप्रोक्स 20 डिग्री 25 डिग्री के आसपास होता है, उस टाइम क्या होता है इन दोनों मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सोच के देखो, अगर क्रीमेस्टर मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो क्या टेस्टिकल्स यहां से ऊपर चले जाएंगे? सोच के देखो, इस मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ और कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो क्या ये टेस्टिकल्स यहां से अब ऊपर चले जाएंगे, यानी ये इस बॉडी से हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आ जाएंगे। और आप क्लास 11 फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स के अंदर 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके बेटा। आपने देखा है वहां पर कि जब कोई 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं और उनके अंदर टेम्परेचर का वेरिएशन रहता है, तब हीट तब तक ट्रांसफर होती है जब तक कि उन दोनों का टेम्परेचर सेम ना। एग्जैक्टली अब क्या होगा, जब ये ऊपर चढ़ेंगे इस बॉडी के कांटेक्ट में आएंगे तो लगातार हीट ट्रांसफर होता रहेगा, जिसकी वजह से इनका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहेगा। एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में अब हीट लॉस भी बहुत कम होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है डार्टोस मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो यहाँ पर स्क्रोटम से कि इसका साइज छोटा हो गया है। अब साइज छोटा हो गया तो यहाँ से हीट लॉस जो हो रहा है वो भी कम हो रहा है, इसका मतलब इनका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। वही मैं बात करूं अब यहाँ पर बेटा समर के बारे में, तो समर के अंदर क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, हमारे बॉडी का भी टेम्परेचर ज्यादा होता है। अगर इस टाइम ये टेस्टिकल्स इसके कांटेक्ट में रहे तो क्या होगा, हीट ज्यादा इधर से इधर ट्रांसफर होगी और उसकी वजह से इनका टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा, टेम्परेचर इनका ज्यादा हो जाएगा, 37 से भी ज्यादा हो सकता है, 37 पॉइंट कुछ हो सकता है, जो कि सूटेबल नहीं है स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। तो क्या होता है उस टाइम यहाँ पर ये मसल्स रिलैक्स होती है, जिसकी वजह से ये टेस्टिकल्स भी नीचे हो जाते हैं, नीचे मूव करते हैं, और ये जो स्क्रोटम है कि इसका साइज भी बड़ा हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, हीट लॉस अब ज्यादा होगा। अगर हीट लॉस ज्यादा होगा तो इसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। ये टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर स्पर्म
प्रोडक्शन होता है। और आप क्लास 11th बायोमोलिक्यूल अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा, हर एक चीज के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। हम टेम्परेचर के लिए काफी सेंसिटिव होते हैं, तो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ये जरूरी है टेम्परेचर। तो इस तरह क्या होता है, स्क्रोटम सैक हेल्प करता है इनके टेम्परेचर को मेंटेन करने के अंदर। नेक्स्ट चीज बेटा क्या होता है, यहां पर ये जो बड़ी ट्यूब दिख रही है जो कि यहाँ टेस्टिकल से बाहर निकलकर ऊपर एब्डोमेन की तरफ जा रही है, इस ट्यूब को हम बोलते हैं बेटा वास डिफरेंशिया। इस ट्यूब के साथ यहां पर इस टेस्टिकल के अंदर ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन्स भी एंटर करती है। अब देखो क्या होगा, ये सारे के सारे एक साथ यहां आए हैं, तो अगर इनको एक साथ बांध कर ना रखे तो इनका कनेक्शन बिगड़ सकता है। तो उस वजह से क्या होता है, इनके ऊपर ऐसे एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर आ जाती है जो कि इनको आपस में ऐसे बांध के रखती है। इसको हम बोलते हैं बेटा स्पर्मेटिड कॉर्ड। स्पर्मेटिड कॉर्ड, अगर आपसे पूछा जाए स्पर्मेटिड कॉर्ड में कौन कौन आते हैं, तो आपके ब्लड वेसल्स, न्यूरॉन्स आते हैं, इसके अलावा वास डिफरेंशिया आता है। तो ये सब कुछ है बेटा आपके स्क्रोटम सैक के बारे में। अब हम आगे चलते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं टेस्टिकल के बारे में। तो स्टूडेंट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। तो बेटा वो है हमारा टेस्टिस। टेस्टिस की बात करूं बेटा तो इसका ओरिजिन जो होता है वो मेसोडर्मल होता है। इसकी लेंथ जो होती है ये 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो थिकनेस होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। टेस्टिस की बात करूं तो ये दिखने में कुछ यूं होता है, जिसके बाहर जो होती है 3 प्रोटेक्टिव लेयर होती है बेटा। सबसे बाहर की प्रोटेक्टिव लेयर की बात करूं तो ट्यूनिका वेजाइनलिस, फिर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, फिर ट्यूनिका वेस्कुलोसा। सबसे बाहर ट्यूनिका वेजाइनलिस, फिर एल्ब्यूजिनिया और सबसे अंदर ट्यूनिका वेस्कुलोसा। आपकी एनसीईआरटी इन तीनों मसल्स का नाम नहीं देती, सॉरी तीनों लेयर का नाम नहीं देती, लेकिन आपको याद रखना है बेटा, आपकी एनसीईआरटी सिंपल इतना बोलती है कि इस टेस्टिस के बाहर एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू की प्रोटेक्टिव लेयर मिलती है। हालांकि ये 3 लेयर होती है जो मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पर टेस्टिस की बात करें तो जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होता है, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया यहाँ पर कुछ इस तरह से आगे की तरफ बढ़ता है और 2 कंपार्टमेंट बना देता है, एक इस साइड वाला और एक इस साइड। इस साइड जो भी बना है इसको हम बोलते हैं बेटा रेटिटेस्टिस, और इस तरफ और कुछ कंपार्टमेंट। एक्चुअली में एल्ब्यूजिनिया पहले यूं ग्रो हुआ और उसके बाद में कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल ग्रो हुआ। यहाँ पर ऐसे ग्रो होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर अलग अलग कंपार्टमेंट बने। इन कंपार्टमेंट की बात करें तो इनको हम बोलते हैं बेटा टेस्टिकुलर लोब। हर एक टेस्टिस के अंदर अप्रोक्सीमेट 250 टेस्टिकुलर लोब होते हैं बेटा। एक टेस्टिकुलर लोब की बात करूं बेटा, इसके अंदर 1 से लेकर 3, इसके अंदर 1 से लेकर 3 डेंस, हाईली डेंस और कोइल्ड एक ट्यूब मिलती है जिसको हम बोलते हैं सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। यही वो ट्यूब होती है जहां पर स्पर्म प्रोडक्शन होता है। मैं बात करूं इस ट्यूब की तो हर एक लोब में इसका नंबर 1 से लेकर 3 हो सकता है। ये ट्यूब आगे चलकर एक छोटी छोटी ट्यूब के अंदर ओपन होती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूबुली रेक्टाई। ये ट्यूबुली रेक्टाई आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं है बेटा। ये ट्यूबुली रेक्टाई जो होती है आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं है। ये ट्यूबुली रेक्टाई जो होती है बेटा आगे चलकर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होती है। इस नेट लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा रेटिटेस्टिस। ये रेटिटेस्टिस आगे और पतली पतली ट्यूब के अंदर ओपन होता है जिनको हम बोलते हैं बेटा वास इफरेंशिया। ये वास इफरेंशिया आगे चलकर एक एपिडिडाइमिस में ओपन होती है। एपिडिडाइमिस आगे चलकर यहाँ पर वास डिफरेंस के अंदर ओपन होती है। ये आपके कंप्लीट स्ट्रक्चर हुआ टेस्टिकल का।
ध्यान रखना, इन कवरिंग की बात करें तो टेस्टिकल के सबसे बाहर जो कवरिंग मिलती है इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस, और जो टेस्टिकल की दीवार पर मिलने वाली या फिर दीवार जिस लेयर से बनी है इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और इसके अंदर ब्लड सप्लाई करने वाली एक लेयर होती है, देखो वेस्कुलोसा नाम से पता चलता है, वेस्कुलर सिस्टम से बनी है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ये सबसे अंदर की लेयर होती है। ट्यूब मिलती है इसके अंदर जिसको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। यहां पर ध्यान रखना, नीट के अंदर बेटा बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, हर 2-3 साल में क्वेश्चन रिपीट होता है कि स्पर्म का बाहर निकलने का पाथ बताओ। आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रहता है, उसके अंदर, उसके बाद में बेटा ट्यूब्यूली रेक्टाई होता है, ट्यूब्यूली रेक्टाई के बाद में बेटा आपका रेटेटेस्टिस, वहां से एपिडिडाइमिस, और वहां से फिर लास्ट में, सॉरी रेटेटेस्टिस से पहले आएगा बेटा आपका यहाँ पर रेटेटेस्टिस के बाद में आएगा आपका वास इफरेंसिया, वास इफरेंसिया के बाद में एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस के बाद में आपका आएगा बेटा वास डिफरेंसिया। ये जो रास्ता है आपको सिंपली वहां पर नीट के अंदर सीक्वेंस पूछते हैं कि इसका सीक्वेंस बताइए, तो आपको सीक्वेंस बताना होता है। ये टेस्टिस के बारे में कंप्लीट बेटा। ग्लैंड, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अभी तक हमने स्क्रोटम सेक पढ़ा है, हमने टेस्टिकल्स पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि हमारी ग्लैंड्स। ग्लैंड की बात करूं बेटा तो हमने देखा था कि 3 टाइप की ग्लैंड होती है, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल। बल्बो यूरेथ्रल को हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। यहां पर हम बात करते हैं बेटा सेमाइनल वेसाइकल की, तो इसकी लोकेशन होती है जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके डोर्सोलेटरल सरफेस पर। अभी आगे जब हम एक्सटर्नल जेनिटलिया पढ़ेंगे तो उस टाइम इनकी लोकेशन के बारे में आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। इनके नंबर की बात करें तो इनका नंबर 2 है, और इनका जो सिक्रेशन है उसको हम बेटा बोलते हैं सेमाइनल फ्लूइड। सेमाइनल फ्लूइड में मेनली फ्रुक्टोज होता है जो कि स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, उसके अलावा फाइब्रिनोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन भी मिलते हैं। यहां पर बात करूं मैं नेक्स्ट हमारे ग्लैंड की, जो कि है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। इसका नंबर 1 ही होता है, ये सिंगल होती है। इसके सिक्रेशन की बात करें तो उसको हम प्रोस्टेटिक फ्लूइड बोलते हैं, और इसके अंदर मेनली कैल्शियम और कुछ क्लोटिंग एंजाइम भी मिलते हैं। बल्बो यूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड की बात करूं बेटा तो इसकी लोकेशन होती है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। अभी हम देखेंगे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा क्या होता है, फिलहाल बस सुन लो कि मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा मतलब यूरेथ्रा का कोई एक पार्ट होता है जहां पर ये प्रेजेंट होती है। ये भी डबल होती है, पेयर होती है, 2 होती है। इसके सिक्रेशन की बात करूं मैं बेटा तो उसको हम बल्बो यूरेथ्रल सिक्रेशन, सॉरी बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड बोलते हैं। इसके अंदर कुछ बेसिक सब्सटेंस और लुब्रिकेंट्स मिलते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम बात करें यहाँ पर स्पर्म की या सीमेन की, तो जब मेल की बात करें तो मेल के अंदर सिंगल पाथ होता है, सेम पाथ होता है जिससे यूरिन भी पास होना है, जहां से सीमेन भी पास होना है। अगर यूरिन पास होता है तो हम जानते हैं क्लास 11th एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड डेथ एलिमिनेशन में हम पढ़ा है बेटा, यूरिन का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है। तो जिस पाथ से वो पास होगा तो उस पाथ को वो एसिडिक बना देगा, और उसी पाथ से अगर स्पर्म पास होंगे तो वो स्पर्म मर जाएंगे। इसीलिए क्या होता है, ये जो बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड होता है ये क्या करता है, उस पाथ के साथ उस पाथ के अंदर बेसिक सब्सटेंस डालता है, उसकी वजह से क्या होता है ये न्यूट्रल हो जाता है और अब स्पर्म को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, ये लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करता है। लुब्रिकेशन मतलब चिकनाहट। इस लुब्रिकेशन की वजह से जो इंटरकोर्स होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट बेटा सीमेन। सीमेन क्या होता है, जो सेमाइनल प्लाज्मा है, सेमाइनल प्लाज्मा क्या होता है, सेमाइनल वेसाइकल का फ्लूइड, प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड और बल्बो यूरेथ्रल का फ्लूइड, इन तीनों के फ्लूइड को एक साथ कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा। जब इस सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर स्पर्म मिक्स हो जाते हैं बेटा तो उस टाइम उस चीज को हम बोलते हैं सीमेन।
अगर मैं बात करूं मेल से, अगर एक बार में सीमन निकले, मेल से एक बार में सीमेन निकले तो इस प्रोसेस को हम इजेकुलेशन बोलते हैं। और हर एक इजेकुलेशन में 3 से 4 ml सीमेन निकलता है। वापस मैं बोल रहा हूं, इजेकुलेशन क्या होता है? ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर मेल जब डिस्चार्ज होता है तो उसमें से एक फ्लूइड निकलता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा इजेकुलेशन। और पर इजेकुलेशन 3 से 4 ml सीमेन निकलता है। ये सीमेन जो होता है ये मिल्की सब्सटेंस होता है, चिपचिपा होता है। इसके अंदर बेटा 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। इन स्पर्म की बात करूं तो अगर हम बात करें एक ऐसा मेल जो कैपेबल होता है फादर बनने के लिए, यानी फर्टाइल मेल, तो फर्टाइल मेल होने की कंडीशन है बेटा इन स्पर्म में से 200 से 300 मिलियन स्पर्म में से 60% ऐसे होने चाहिए जिनकी मॉर्फोलॉजी नॉर्मल है, मतलब उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सही होना चाहिए, उनके अंदर हेड पार्ट होना चाहिए, मिडल पीस होना चाहिए, नेक होना चाहिए, उनकी जो टेल है ये भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर और शेप होनी चाहिए। और उनमें से भी इन 60% की बात कर रहा हूं, इन 60% में से 40% ऐसे स्पर्म होने चाहिए जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। जब आप स्पर्म टॉपिक वाली एनसीईआरटी पढ़ोगे बेटा तो वहां पर ये लाइन मेंशन है। बच्चे जब इसको पढ़ते हैं तो उनको डाउट होता है और उनको लगता है कि कहीं इसके 40% मतलब इन 200 से 300 मिलियन का 40% पूछ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वो पूछता है बेटा इन 60, वो ये बताना चाह रहा है कि इन 60% के 40% होना चाहिए। तब ये यहां पर हमारा ग्लैंड और सीमेन वाला पार्ट पूरा हुआ। अब स्टूडेंट नेक्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेकंड लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है हिस्टोलॉजी ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। हमें क्या करना है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की टिश्यू की स्टडी करनी है। एक्चुअल में हिस्टोलॉजी वर्ड का मीनिंग ये होता है स्टडी ऑफ टिश्यू। एनसीईआरटी में देखोगे तो बड़ा अजीब सा डायग्राम दिया हुआ है जो ठीक से समझ में नहीं आता, उसको हमने इजी वे में बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर एक टेस्टिकुलर लोब को काट कर जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि 1 से लेकर 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, वो मैंने यहाँ बनाई है। मैंने इन 2 ट्यूब्यूल पे फोकस नहीं किया, मैंने एक ट्यूब्यूल पे फोकस किया है क्योंकि हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो ट्यूब है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल और उसकी जो दीवार होती है वो बनी होती है बेटा ट्यूनिका प्रोपिया से, कवर्ड होती है ट्यूनिका प्रोपिया से। इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो भी खाली जगह मिलती है बेटा, इस खाली जगह को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ सेल्स होती हैं, जैसे इम्यून सेल हो गई, लीडिंग सेल हो गई। ये जो लीडिंग सेल होती है केवल और केवल इस टेस्टिस के इंटरस्टिशियल स्पेस में मिलती है, इसीलिए इनको हम इंटरस्टिशियल स्पेस सेल भी कहते हैं। ये जो सेल होती है बेटा ये एंड्रोजन्स या टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेशन करती है। एक्चुअल में जो वर्ड एंड्रोजन्स है यहाँ पे आप देख पा रहे हो एस लगाया है, एंड्रोजन्स नॉट एंड्रोजन। एंड्रोजन्स क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ हार्मोन होते हैं जिनमें से एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, तो ये जो क्लास 12th मैं बोल रहा हूं ये क्लास 12th बेटा एक ग्रुप का नाम है जैसे एंड्रोजन्स। उनमें से मैं किसी एक बच्चे का नाम लूं स्पेसिफाई करके, रमेश, सुरेश, तो वो क्या है? टेस्टोस्टेरोन है। तो ये ग्रुप ऑफ हार्मोन है जिनमें से एक हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन भी है। नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती है। अब हम इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पर फोकस करने जा रहे हैं बेटा। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप की सेल होती है, एक क्यूब शेप की और एक कॉलम शेप की। जो कॉलम शेप की सेल होती है बेटा इनको हम सर्टोली सेल बोलते हैं। ये जो सर्टोली सेल होती है इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं? ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, और क्योंकि ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है इसीलिए इनको नर्स सेल भी बोलते हैं बेटा। इसके अलावा ये ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती है। आप जानते हो बेटा ये इम्यून सेल है। इम्यून सेल क्या करती है? हमारी बॉडी में इम्यूनिटी देती है। जो बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में आते हैं इस इम्यून सेल को पता होता है कि ये हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, ये कहीं और से आया है, ये फॉरेन है, ये हमारी बॉडी का नहीं है, तो ये उसके खिलाफ लड़ता है और उसको मारता है। आप जानते हो बेटा ये स्पर्म है,
और स्पर्म की बात करूं तो ये स्पर्म बेटा हैप्लॉइड होते हैं, और इनको छोड़कर हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है सभी की सभी डिप्लॉइड होती है, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम की होती है। जब इस इम्यून सेल को पता चलता है कि ऐसी कोई सेल यहाँ पर है, तो इसको ये थोड़ा पता चल रहा है कि ये स्पर्म है, ये हमारी बॉडी की है। इसको तो बस ये पता चल रहा है कि हमारी बॉडी की सारी सेल 2n है, लेकिन ये n कैसे आ गई। हो सकता है ये विदेशी हो सकता है ये बाहर से आई हो सकता है हमारी बॉडी को ये नुकसान पहुंचा दे, तो इसको मारने की कोशिश करेगी। अब इसको मारने नहीं देना है तो क्या होगा, ये यहां से सर्टोली सेल आपस में ऐसे जुड़ जाएगी, ये मेम्ब्रेन को फैला देगी, ये आपस में ऐसे जुड़ जाएगी, और जुड़ने की वजह से क्या होगा, एक बैरियर बन जाएगा जिसको ये इम्यून सेल क्रॉस नहीं कर सकता। तो इस तरह से क्या हो रहा है बेटा, ये ब्लड टेस्टिस बैरियर बना रही है यहां पर। नेक्स्ट मैं बात करूं बेटा, ये सेल जो होती है एक प्रोटीन जो कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इसका सिक्रेशन करती है। नाम से पता चल रहा है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जो एंड्रोजन के साथ बाइंड होता है, ये एंड्रोजन के साथ बाइंड होता है और स्पर्म प्रोडक्शन में यानी स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। ये आपके सर्टोली सेल के बारे में सब कुछ बेटा। इसके बाद में नेक्स्ट बात करूं यहां पर, तो नेक्स्ट जो हमारी सेल आ रही है बेटा वो है स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल। ये आप देखो मैं कलर मैच कर रहा हूं, रेड कलर, ग्रीन कलर, यहां पर इस तरह से ये सारे कलर के हिसाब से बनाया हुआ है, लाइन नहीं खींची है मैंने, कलर से आप समझ जाओगे। ये जो सेल है ये रेड कलर के आप देख पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल। इन स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल में बेटा माइटोसिस होता है, और आप जानते हो माइटोसिस नंबर को बढ़ाता है। इस माइटोसिस की वजह से क्या होता है बेटा, नई दूसरी सेल्स प्रोड्यूस होती है जिनका नंबर बढ़ जाता है, और जो सेल बनती है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बात करो बेटा, तो स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड होती है, तो ये भी क्या होगी, डिप्लॉइड। क्यों? क्योंकि माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस हुई, और आप जानते हो माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन होता है, इसमें क्रोमोसोम अमाउंट सेम रहता है। नेक्स्ट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होगा, और मियोसिस फर्स्ट की वजह से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, ये रही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। आप जानते हो बेटा मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है मियोसिस फर्स्ट, तो क्रोमोसोम अमाउंट आधा रह गया, n हो गया। इसमें मियोसिस 2 होता है, और मियोसिस 2 से बनता है बेटा स्पर्मेटिड सेल। ये पिंक कलर के आप देख पा रहे हो, ये स्पर्मेटिड सेल, ये भी हैप्लॉइड ही होती है। और ये सेल की बात करो बेटा, ये बिल्कुल स्पर्म ही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस होना है। इसका जो रूप है, इसकी जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी इसके अंदर चेंजेस आने हैं बस। ये चेंज आने के बाद ये बिल्कुल क्या बन जाएगा, स्पर्म। क्या चेंजेस आएंगे, इसका जो न्यूक्लियस होगा बेटा वो एकदम इलोंगेटेड हो जाएगा, इसकी जो गोल्जी बॉडी होगी वो एक्रोसोम को बना देगी, और इसके ऊपर टेल बन जाएगी। तो ये सब हो जाएगा, ये सब होने के बाद में हम बोल देंगे क्या बन चुका है, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। जो स्पर्मेटिड सेल है उससे स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं बेटा स्पर्मियोजेनेसिस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टर्म, इस टर्म को याद रखना बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस। ये हमारी कंप्लीट हिस्टोलॉजी है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की। बेटा नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फाइनल पॉइंट की, जो कि हमारा एक्सटर्नल जेनेटेलिया। बात करूं मैं यहां पर एक्सटर्नल जेनेटेलिया की, तो आप देख पा रहे हो ये जो स्ट्रक्चर बना है कंप्लीट, ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया का पार्ट है जिसमें पेनिस वाला पार्ट आता है। यहां पर टेस्टिकल से वास्ट डिफरेंस निकला और ऊपर एब्डोमेन की तरफ गया। एब्डोमेन में ये यूरिनरी ब्लैडर है जिसके यहाँ से यूरेटर आ रहा है। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप बनाकर, सोच के देखिए ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसके ऊपर से ये लूप बनाकर वास्ट डिफरेंस जा रही है आगे, ये लूप न बनाकर आ रही है, और लास्ट में यहाँ पर देख पा रहे हैं वास्ट डिफरेंस का ये जो फूला हुआ पार्ट है, एक इधर से आ रही है, एक
उधर से आ रही है। ये जो फूला हुआ पार्ट है, इस फूले हुए पार्ट को हम बोलते हैं बेटा एम्पुला। ये जो एम्पुला होता है, इसके आगे जो ट्यूब होती है, ये इस सेमाइनल वेसाइकल, ये जो दिख रहा है आपको, ये ग्लैंड सेमाइनल वेसाइकल है। इस सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड की ट्यूब के साथ जुड़ती है, जिससे एक कॉमन ट्यूब बनती है, जिसको हम बोलते हैं बेटा इजेकुलरी डक्ट। ध्यान रखना, इजेकुलरी डक्ट के अंदर सेमाइनल वेसाइकल की और वास्ट डिफरेंस की डक्ट जुड़ने से बनती है। ये आगे कंटिन्यू होती है बेटा यूरेथ्रा के साथ। इस यूरेथ्रा को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस यूरिनरी ब्लैडर की बात करूं, इसके नीचे यहां पर बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड मिलती है। ये यहां पर ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। जैसा मैंने बताया था पहले कि इस यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, और जिस रीजन तक प्रोस्टेट ग्लैंड रहती है यूरेथ्रा के, उस रीजन को हम बोलते हैं बेटा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। इसके नीचे का कुछ जो रीजन होता है, इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। अगर आपको याद है तो मैंने कहा था जो बल्बो यूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड होती है, वो प्रेजेंट होती है बेटा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में। लेकिन ध्यान रखना, इसकी जो ओपनिंग होती है, ये ओपनिंग होती है बेटा पिनाइल यूरेथ्रा वाले पार्ट के अंदर इसकी ओपनिंग होती है। यहाँ पर ये यहाँ पर यहाँ से आगे कंटिन्यू, ये वाला यहाँ से नीचे जो यूरेथ्रा वाला पार्ट है, ये बेटा या तो आपका पिनाइल यूरेथ्रा, मतलब पेनिस वाला यूरेथ्रा वाला पार्ट। ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल। बल्बो यूरेथ्रल प्रेजेंट होती है बेटा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में, और ओपन होती है पिनाइल यूरेथ्रा के अंदर। ध्यान रखना, नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करूं तो ये पेनिस वाले पार्ट में देख पा रहे हो, यहाँ पर एक दो टिश्यू मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। बेटा ये जो ग्रीन कलर से मैंने बताया है, ये है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, जो कि नंबर में 2 होते हैं, और वहीं बीच में आप देख पा रहे हो, ये बीच में जो है ये है कॉर्पोरा स्पोंजियोसम, ये नंबर में 1 होता है। आपको यूं देखने से लग रहा होगा कि कॉर्पोरा स्पोंजियोसम भी नंबर में 2 है, बट ऐसा नहीं है बेटा। सोच के देखो, ये यूरेथ्रा वाला पार्ट है, इस यूरेथ्रा वाले पार्ट पर ये जो लिपटा हुआ पार्ट है, ये है कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। इसको जब यू काट कर देखोगे तब आपको ये 2 दिखेगा, बट एक्चुअल में ये सिंगल ही है। ये इसके चारों ओर लिपटा होता है कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। आपकी एनसीईआरटी कॉर्पोरा कैवर्नोसा या कॉर्पोरा स्पोंजियोसम जैसे वर्ड यूज नहीं करती है। आपकी एनसीईआरटी कहती है बेटा कि इस पेनिस वाले पार्ट में कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं जो कि हेल्प करते हैं पेनिस के इरेक्शन में, इरेक्शन के अंदर हेल्प करते हैं। एक्चुअल में इससे क्या फायदा होता है? नॉर्मल कंडीशन के अंदर मेल जो होता है नॉर्मल रहता है, तो पेनिस कुछ यूं होता है। वहीं बेटा जब उसमें सेक्सुअल डिजायर आते हैं तो ये पेनिस वाला पार्ट इरेक्ट हो जाता है। रीजन क्या है? उस टाइम जो होता है ब्लड सप्लाई इन टिश्यू की तरफ बढ़ जाती है, और ब्लड सप्लाई बढ़ने की वजह से इनका साइज में इंक्रीमेंट होता है और इसमें इरेक्शन होता है। इसकी वजह से जो इंसेमिनेशन होता है वो इजीली हो पाता है। इंसेमिनेशन क्या होता है बेटा? इंसेमिनेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर मेल से सीमेन फीमेल में ट्रांसफर किया जाता है। तो सिंपली ट्रांसफर ऑफ सीमेन फ्रॉम मेल टू फीमेल वेजाइना। इजेकुलेशन क्या था? इजेकुलेशन हमने देखा बेटा, इजेकुलेशन क्या होता है? मेल बॉडी से सीमेन बाहर निकलना इजेकुलेशन है, और ये बाहर निकलकर अगर बेटा फीमेल के अंदर पहुंच जाए तो इसको हम बोलते हैं अब इंसेमिनेशन। तो इसमें हेल्प होती है। यहाँ पर कॉर्पोरा स्पोंजियोसम आगे बढ़कर एक फूला हुआ स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम बेटा ग्लांस पेनिस बोलते हैं। इसके बाहर एक स्किन मिलती है, ये स्किन है, और ये ग्लांस पेनिस के ऊपर मिलने वाली जो स्किन होती है इसको प्रीबियस या फोर स्किन बोलते हैं बेटा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये ओपनिंग जो होती है, इस ओपनिंग को यूरिनरी मीटस बोलते हैं। इसके साथ ही बेटा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा हुआ। अगर यहाँ तक आप में से किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।